नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज की बहस सहरसा से उठे उस आरोप पर है जिसने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि सरकारी अस्पताल से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किए गए मरीजों को एम्बुलेंस नेटवर्क के जरिए रास्ते में निजी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। उनका आरोप है सिर्फ एम्बुलेंस चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की भूमिका पर सवाल उठाता है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि ये एक संगठित मेडिकल रैकेट है और वो इसके खिलाफ सिस्टम से सीधी लड़ाई लड़ने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या एक विधायक ने स्वास्थ्य तंत्र के भीतर चल रहे माफिया का पर्दाफाश कर दिया है। आज इसी पर चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ चार मेहमान और हमारे रेजिडेंट एडिटर मोहतरेश कुमार हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का मैं परिचय कराऊं। मोहम्मद लुत्फुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह, जेडीयू प्रवक्ता। खुशबू राय आईआईपी की प्रवक्ता हैं और प्रवीण आनंद जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभिषेक वर्धन बीजेपी आईटी सेल सह प्रभारी। आज इन्हीं से जानेंगे कि सहरसा में किस तरह का खेल हो रहा है और इस विधायक ने जो आरोप लगाया उसमें कितना दम है और अगर ऐसा होता रहा है तो अब तक इस पर रोक क्यों नहीं लगी। सबसे पहले मथुरेश, आप बताइए कि क्या विधायक आईपी गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि रेफर मरीजों को जानबूझकर हायर सेंटर के बजाय निजी अस्पतालों में पहुंचाया जाता है? जी प्रेम सर, ये तो काफी चर्चा में रहती है। कई ऐसे, हम लोग जब फील्ड में रहते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हम लोगों के सामने आते हैं जिसमें यह रेफर का जो सिलसिला है, जैसे मान लीजिए सहरसा जैसे अस्पताल में, कहने को मॉडर्न अस्पताल है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है उसको बिना कुछ ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए, थोड़ा भी अगर उसमें अगर लगता है जो खतरे में है, तो डॉक्टर यहाँ रिस्क लिए बिना जो है उसे रेफर करते हैं। ये इसको कई बार ऐसा आरोप भी लगा है जो यह अस्पताल नहीं, यह रेफर सेंटर है। प्रवीण आनंद जी इस पर जो है कई बार बोलते हैं, जो यह रेफर सेंटर बना हुआ है, जो यहाँ से डॉक्टर सीधा रेफर कर देते हैं, या तो दरभंगा रेफर कर देंगे या फिर जो है पटना रेफर कर देंगे। तो यहाँ पहला तो हो गया, जो कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको रेफर कर देते हैं और विशेष कोई जांच होती नहीं है। अब रास्ते में जो है एम्बुलेंस के थ्रू जो उसको पहुंचाया जाता है, हालांकि ये कई बार ऐसा आरोप लगता है जो वो एम्बुलेंस वाला जो है इस तरह से कन्विंस कर देता है, जो तीमारदार होते हैं वो काफी घबराए हुए होते हैं। अगर कोई पेशेंट बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके रिश्तेदार काफी घबराए हुए होते हैं। तो ऐसे में उसको जो सजेशन सही देता है, तो लोगों को लगता है अगर यह मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, कोई एम्बुलेंस चला रहा है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कंपाउंडर है, तो यानी कि हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो वो जो है उसको सही गाइड करेगा। लेकिन क्या होता है, कई बार जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना कमीशन बनाने के चक्कर में उधर की ओर वो आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह का जो है कई मामला ऐसे सामने में आता है। इसको लेकर के जो सहरसा में जो अभी चुने गए विधायक हैं, उन्होंने कई बार इस बार आवाज उठाया, एक मुहिम शुरू कर रहे हैं वो। लेकिन सर एक बात बताओ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से मुझे जो जानकारी मिली है इस बार, तो अगर यहाँ से मान लीजिए किसी हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, किसी हॉस्पिटल का अगर नाम दिया गया है, मान लीजिए सहरसा से रेफर किया गया एम्स पटना में, तो यह उस एम्बुलेंस कर्मी के पास यह एक ये जरूरी होता है जो वो पटना एम्स में जाकर के उसको रजिस्टर करे और उसके बाद वो कहीं जाना चाहे, जो तीमारदार है अपने पेशेंट को लेकर के, तभी जा सकते हैं। लेकिन जो एम्बुलेंस वाले को अगर गवर्नमेंट सरकारी एम्बुलेंस से उसे भेजा जा रहा है, तो वो जाकर के जिस सेंटर पे नाम दिया गया उस सेंटर पर उसको जाके रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ये अभी मुझे जो जानकारी मिली है ये है। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर लुत्फुल्लाह, आपके पास भी आऊंगा, जवाब मैं लूंगा आपसे। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण जी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी मैं बात करूंगा। जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन क्योंकि ये आरोप आईपी गुप्ता लगा रहे हैं और ये जब आईपी गुप्ता आरोप लगा रहे हैं तो उनकी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, खुशबू राय। ये आरोप बड़ा है खुशबू, और आरोप इतना बड़ा है कि अगर ये नेक्सस है, अगर ये रैकेट चल रहा है, तो इस रैकेट पर अभी तक लगाम क्यों नहीं लगा? इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? और जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है और आपके नेता ने जो मुहिम छेड़ी है, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है? रिस्क इतना बड़ा है कि जो मेडिकल जो माफिया है उनसे भी आपको खतरा होगा। तो क्या आपने देखा, आपकी पार्टी ने क्या देखी, आपके नेता ने क्या देखा कि आज जरूरत आन पड़ी और वो गला कटाने तक को तैयार है?
उनके बयान को अगर आप सुने तो। इससे पहले कि हम आपके सवालों का जवाब दें सर, सबसे पहले तो हम सहरसा नाउ की तमाम टीम को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप इस विषय पर चर्चा करना ज़रूरी समझ रहे हैं और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक अहम विषय है। कोई किसी भी व्यक्ति के जीवन में 5 मूलभूत जो चीज़ें होती है उसमें से एक ये है। रोटी, कपड़ा, मकान तो करीब-करीब सभी लोगों के पास होता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा ये 2 मूलभूत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोग बात करने से पीछे हट जाते हैं। जहाँ तक बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के मौजूदा विधायक आईपी गुप्ता जी की है, तो पहली बार मुझे लगता है किसी विधायक ने इतनी बड़ी साहस की है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल उठाया और वो भी वो सवाल जो बहुत पहले उठना चाहिए था, अभी तक किसी ने नहीं उठाया और उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है सरकारी हॉस्पिटल के तमाम कर्मचारियों को कि अगर इस चीज़ में सुधार नहीं आई तो वो थाने तक जाएँगे और उन्हें बर्खास्त कराने का भी काम करेंगे जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होंगे। और ये एक जेन्युइन मुद्दा है। ये मुद्दा एक ऐसा है जो बिहार के हर एक गरीब, मज़दूर, मज़लूम लोगों को उस जगह से झेलना पड़ता है और गुज़रना पड़ता है। क्योंकि हर जगह तो वो किसी तरह पैरवी लगाकर कुछ करके निकल जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा समस्या है बिहार का जो हर घर में किसी न किसी व्यक्ति के साथ होता है और उससे उन्हें जूझना पड़ता है। जहाँ तक बात आपने की सर डरने की, तो हमें लगता है आईपी गुप्ता जी एक ऐसे विधायक हैं जो आज से नहीं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं, बेखौफ होकर राजनीति कर रहे हैं। जब आरक्षण छीना गया पान-ताती ततवा समाज का, उन्होंने बेखौफ होकर सरकार से सवाल किए और उन्होंने कहा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। आरक्षण को लेकर उन्होंने आंदोलन भी छेड़ा और भितिहरवा से लेकर पटना के गांधी मैदान तक भरने का उन्होंने साहस किया, वो भी अकेले दम पर। ये बहुत छोटी बात नहीं होती है कि एक समाज का, वो भी वो समाज जो आज तक नगण्य माना जाता था, जिसे इग्नोर किया जाता था, जिसे लोग तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझते थे, उस समाज का एक बेटा, एक राजमिस्त्री का बेटा। खुशबू जी मैं आऊँगा, मैं इस पर बात करूँगा आपसे क्योंकि विषय से भटकना नहीं है। विषय हमारा ये है कि जो मेडिकल के क्षेत्र में ये जो घपलेबाजी है, ये जो रैकेट चल रहा है, जिस रैकेट की बात आईपी गुप्ता कर रहे हैं, वाक़ई में कितना गंभीर है और गंभीर है तो आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर बात हो रही है कि ये सिर्फ सहरसा जिले की बात नहीं है, सहरसा के बाहर यानी कि बिहार में या बिहार की बात करें, बिहार से बाहर भी है, लेकिन क्योंकि हम बिहार में और सहरसा की बात करें तो बाकी जिलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सरकार की ओर से हमारे पास 2 पार्टियां हैं, जेडीयू से भी हैं, बीजेपी से नेता, इन दोनों से जवाब लेंगे कि आखिरकार जब ऐसा हो रहा है तो सरकार चुप क्यों है? अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? या अगर एक्शन लिया जाना है तो वो कब तक होगा? लेकिन इससे पहले मुझे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना जरूरी है कि ये जो आरोप लग रहा है प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि ये तो है, लोगों को पता है, अप्रोच होता है, कहते हैं उस सुविधा के नाम पर उनको डराया जाता है कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगे, डॉक्टर देखने नहीं आएंगे, तो आइए आपको कम पैसे में या कोई और भी लालच देकर वो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाते हैं, ये प्रैक्टिस में है। लेकिन सबूत कहाँ है? क्या सबूत भी हम पेश कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। एकदम मतलब अहम मुद्दा को आप लोग उठाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी, वो एकदम सही नस को पकड़े। ये आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली बात है। एक बीमारी रहे तब तो ठीक किया जा सकता है। अस्पताल खुद बीमार है, भवन की कमी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इच्छा शक्ति मर गया है। अस्पताल सब में जब जाते हैं हम लोग, तो अस्पताल में देखते क्या है कि अस्पताल में जी बोलें। जी, थोड़ा फोन आ गया था एगो। सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी बहुत बढ़िया नस को पकड़े हैं। बात भी सही है। यहाँ एक बीमारी नहीं है महोदय। अस्पताल में क्या है कि जो डॉक्टर है, अब देखिए कि नए-नए डॉक्टर हमारे अस्पताल में एकदम पूरा जो है नर्स सब जो है उसकी संख्या काफ़ी है, डॉक्टर में कमी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जो रेफर होती है तो हम लोग नज़दीकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं महोदय, कि एक तो डॉक्टर साहब जो है उनके पास में क्या है सहन शक्ति कम है, जो नए-नए डॉक्टर हैं, सहन शक्ति कम है। अगर 5 आदमी बोल दिया कि जल्दी से मेरा इलाज कीजिए, जल्दी से मेरा इलाज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो क्या करते हैं टेंशन नहीं लेते हैं, उतना धैर्य नहीं रखते हैं, तुरंत रेफर कर देते हैं। अब क्या है कि अस्पताल में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अस्पताल कर्मी नहीं है,
वो सभी जितना निजी क्लिनिक है सहरसा में, उस सब क्लिनिक का एक-एक आदमी आपको मिल जाएगा। जैसे बाबा धाम का पंडा सब स्टेशन पर मिल जाएगा, उसी तरीके से जी। सदर अस्पताल में आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो एकदम कर्मी से मिला रहता है। रेफर हुआ और तुरंत उसको जो है निजी क्लिनिक में ले जाता है। अगर रेफर कर जी। दिया पटना, रेफर कर दिया, देखिए विधायक जी बहुत बढ़िया चीज़ सवाल उठाए हैं। इसमें हम लोगों को जो है और धन्यवाद जी। आपको भी देते हैं स्टूडियो को कि इसमें व्यवस्था सुधार की बात है, आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। अगर यहाँ से दरभंगा रेफर होता है सहरसा से, तो वो दरभंगा के निजी क्लिनिक में जाता है, एकदम 110% बात सही है। इसमें कहीं कोई ठीक है, कटौती नहीं है, ठीक है। उसमें मिली भगत है। प्रवीण जी मेरी बात जी। सुनिए। आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं विधायक साहब, उसको आप कहते हैं कि बिल्कुल सही आरोप है उनका और इस तरीके से प्रैक्टिस में चीजें होती हैं। व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। अगर व्यवस्था सुधारने की जरूरत है तो सरकार से, हमारे पास 2 पार्टियां हैं जो सरकार में हैं इस वक्त। मैं डॉक्टर लुत्फुल्लाह के पास चलूंगा जो कि प्रवक्ता है जेडीयू से। बताइए डॉक्टर लुत्फुल्लाह आप, क्योंकि आप जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं, प्रवक्ता है, सरकार में आप हैं। क्या एम्बुलेंस चालक, साथ जाने वाले जो मेडिकल कर्मी हैं और जो निजी अस्पतालों के बीच जो तय कमीशन नेटवर्क है वो मौजूद है? अगर मानते हैं, अगर मौजूद है तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को सभी को मैं बधाई देता हूं। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया बैठने के लिए डिबेट पर। 2005 से लेके 2025 चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट विकास हुआ है, काम हुआ है। उसमें स्वास्थ्य विभाग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं आपको रोशनी डालना चाह रहा हूँ। पहले क्या था? 5 से पहले न भवन था, न डॉक्टर था, न एएनएम थे, न जीएनएम थे। 2005 से पहले की बात मत पहले कीजिए हम डॉक्टर बताए थे। लुत्फुल्लाह, 2005 से पहले की बात मत कीजिए। 20 साल हो गए हैं, आप लोगों ने क्या किया ये बताइए, और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये बताइए, और आप क्या करेंगे ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, कोसी का ये सदर अस्पताल जो है पीएमसीएच कहलाता है और बहुत अच्छा भवन है। सरकार द्वारा सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है। जो भी कमियां हैं उसको हम लोग पैनी नजर से देख रहे हैं। जो गलत करेगा उसके साथ हमारी सरकार जो है क्राइम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। अभी देखिए शोर बाजार में वो कर्मचारी पकड़ा गया, तो अगर इसका साक्ष्य मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको कथित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है वो और सुदृढ़ होगी। आपने कहा है तो निश्चित तौर पर मैं स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह की जो हॉस्पिटल में कमियां हैं उसको सुदृढ़ किया जाए, बेहतर किया जाए, और जो इस तरह का रैकेट का काम कर रहे हैं अगर साक्ष्य मिलता है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। अभिषेक वर्धन हमारे साथ हैं। अभिषेक वर्धन, आप बीजेपी से हैं और इस बार जो बीजेपी है बड़े मजबूत स्थिति में है। डिप्टी सीएम जो आपके हैं सम्राट चौधरी, वो बहुत एक्शन में है और उनका जो काम करने का इस बार तरीका है वो तरीका भी बहुत इफेक्टिव है। यानी कि जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। हेल्थ एक बड़ा इश्यू है और जब ये बयान दे रहे थे एमएलए साहब उस अस्पताल में, वहां तमाम ड्राइवर बैठे हुए थे, वहां तमाम कर्मी बैठे हुए थे, डॉक्टर भी बैठे हुए थे। किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली कि माननीय आप जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। सब शांत हो गए। एमएलए साहब बोलते रहे। उन्होंने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो मैं एक बात नहीं सुनूंगा, सबको जेल भिजवाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता अभिषेक जी, क्या ये सिस्टम गरीब और गंभीर मरीजों को सबसे आसान शिकार मानकर काम करता है? और जो 40,000 की बात हो रही है कि 40,000 जो लोग जमा करते हैं, गरीब लोग अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी और फंक्शन के लिए, वो एक छोटी सी बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपने आप को पूरा खत्म कर देते हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद कर लेते हैं। और सिर्फ इसके पीछे जो वजह है ये नेटवर्क है। क्या करेगी आपकी सरकार? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूं कि कमियां हैं और कमियों को सरकार दूर कर रही है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कमियां नहीं है, ये कमियां हैं और कमियों को सरकार दूर कर रही है। और आप देखेंगे कि सहरसा में आज 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो सरकार इसमें हर समय काम ही कर रही है। अभी 17 मेडिकल कॉलेज बिहार में नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। और जहां तक आप दलाली प्रथा जो चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दलाली प्रथा
पहले से बहुत सुधार हुआ है स्वास्थ्य विभाग में और ये सुधार की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अगर विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी के पास कोई साक्ष्य है तो उनको वो भी सार्वजनिक करना चाहिए और बिना साक्ष्य का कोई भी बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं विधायक जी से ये अनुरोध करूंगा, अगर विधायक जी के पास कोई साक्ष्य है तो वो पहले सरकार के पास पुटअप करे। वो विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में इस बात को रख सकते हैं और सरकार इस ओर पे ध्यान जरूर देगी और अगर कोई त्रुटि है तो उसको भी सरकार दूर करेगी। ठीक है, मानते हैं कि त्रुटि है और अगर त्रुटि है तो इसको सरकार दूर करेगी, लेकिन सवाल फिर वही घूमकर आता है, आखिर कब? क्योंकि 2025 में हम हैं, 20 साल सरकार में हम हैं, ये पैटर्न है, ये सिर्फ सहरसा की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। खुशबू, नहीं, आप सब चीज बताइए। सरकार नहीं कर सकती है, खुशबू, सब चीज आप सरकार बताइए। या कोई विधायक और एमपी नहीं कर सकता है। आम लोगों को भी सजग होना पड़ेगा और उनको प्रेम जी भागीदारी देना पड़ेगा इसके लिए। मैं सरकार मैं को अभिषेक जी को मैं अभिषेक जी को एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगी। पिछले दिनों एक बच्ची की जिसकी मौत हो गई थी पीएमसीएच के गेट पर, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3-4 महीने पहले की बात है। वेंटिलेटर की कमी की वजह से और पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने की वजह से एक 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। ये भूला नहीं है अभी बिहार। अगर वाकई कमियां नहीं है तो फिर पीएमसीएच के गेट पर बच्चियां दम कैसे तोड़ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज से विज्ञ करवाना चाहूंगी कि अभी पीएमसीएच और जितने भी सरकारी अस्पताल है, वहां पर दवाइयों की इतनी इनसफिशियंसी है कि दवाइयों के नाम पे छोटी-छोटी दवाइयां दी जाती है और जो महंगी और बड़ी दवाई होती है, उसके लिए पेशेंट को पर्ची लिखकर गेट से बाहर भेजा जाता है। और इसके एक नहीं, मैं हजारों प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, पेशेंट के साथ और उस पर्ची के साथ। आप एक दिन अगर पीएमसीएच के गेट पर बैठ जाए प्रेम जी, माइक और कैमरा लगाकर, तो एक नहीं आपको हजारों प्रमाण मिल जाएंगे। हमें देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसे अनदेखा किया जाता है। खुशबू जी, इस पर सवाल ये आपको है मालूम कि होना अब चाहिए ये कि कह रहे पीएमसीएच हैं, को वर्ल्ड क्लास अब बनाया जा ये रहा है। कह रहे हैं, एक पीएमसीएच मिनट, को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और एक चीज अभिषेक, और मैं प्रेम जी आपको बताना चाहूंगी, ये रैकेट के पीछे बहुत बड़ा वजह ये भी है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक खुले होते हैं हर शहर में। मैक्सिमम मैंने देखा और मेरे पास इस बात के भी प्रमाण है कि जो सरकारी डॉक्टर अस्पताल में बैठे होते हैं, वो अपने टाइम में से टाइम बचाकर 2 घंटे 3 घंटे अपने प्राइवेट क्लिनिक में देते हैं, जो वो किसी और के साथ पार्टनरशिप पर चलाते हैं। मैं सरकार से और बैठे हुए तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि सभी सरकारी डॉक्टरों की जांच होनी चाहिए, जो सरकारी भी हैं और सरकारी होने के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रखी है, जो साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खुशबू जी, मैं समझ गया। खुशबू जी, मैं समझ गया। मैं आपके सहरसा की पास जनता ने चुना है, प्रवीण जी, मैं आपके विधायक पास को आऊंगा। सहरसा की जनता ने अपनी आवाज बनाया है। विधायक जी को मथुरेश जी, आप बताइए, जो ये कह रही है खुशबू जी और जो कह रहे हैं अभिषेक जी, सबूत के साथ आना चाहिए, और वो ये तो शुरुआती अभी चीज है, एक पहल है, और जो पहल है एपी गुप्ता की, मैं उस पे इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ और मैं इसलिए उनकी बात में थोड़ा सा अपनी हामी भी बढ़ता हूँ, इसलिए क्योंकि है विषय गंभीर और ऐसा होता है। आप किसी भी आम लोगों से बात कीजिए, मैंने बात की कि ऐसा होता है। मथुरेश, आप बताइए कि सहरसा में जो अभी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर हम निजी अस्पतालों की बात करें, ओवरऑल सहरसा अभी किस स्थिति से गुजर रहा है? प्रवीण जी, मैं आऊंगा, इसके बाद आपसे भी समझूंगा, फिर मैं जेडीयू और बीजेपी से भी जवाब दूंगा। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो जब से जो कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बना है, इसके थ्रू जो है लोग जो है अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा रहे हैं। इसका फायदा जो है गरीबों को बहुत मिल रहा है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि जो लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते थे, तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू वो अपना करवा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका भी इलाज हो रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी सीरियस पेशेंट आता है, उसको तुरंत जो है उसको रेफर किया जाता है। ये सहरसा की हकीकत है। हालांकि सहरसा में अभी 2 मेडिकल कॉलेज है जो बहुत अच्छा, जहां पे अभी लॉर्ड बुद्धा की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आसपास के एरिया के जो पेशेंट है बड़ी विश्वसनीय तरीके से दोनों मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वहां पर अपना इलाज करवाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करते हैं सर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी बहुत, अगर इंटीरियर इलाके में जाते हैं तो इंटीरियर इलाके की बहुत बुरी हाल है। हमने गांव यात्रा के दौरान सर अभी एक कवर किया है, गांव है, उस गांव का नाम है झाड़ा पंचायत है। ये विधानसभा आपको बख्तियारपुर में आता है। उस गांव की ये कंडीशन है, वहां के 50 लोगों से हमने ऑन कैमरा बात किया। उनका बस एक ही डिमांड है, जो उनके गांव में
अस्पताल सही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। जी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको हॉस्पिटल तक बाहर ले जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, और सड़क मतलब इस तरह से है जो लोग चारपाई पर कंधे पर लेकर के उस लेडीज को जो है हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ये हमारे पास वीडियोज है, और इस वीडियो में 50 लोगों से हमने बात की है। ये हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है ये उसके आधार पर मैं बता रहा हूं सर। जी, यानी कि सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, जो जेडीयू के हमारे नेता हैं, जो बीजेपी से नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे पैनल पर, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन जहां-जहां खामियां हैं और जहां पर गड्ढे, बहुत बड़े गड्ढे हैं, उसको भरना बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, ये हाँ। बताइए मुझे कि अगर रेफरल स्लिप पर, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं बेसिकली रेफर सिस्टम पर बात कर रहे हैं, जो हम रेफर कर रहे हैं मरीजों को, उस सिस्टम को लेकर उनके साथ गलत हो रहा है, गरीबों के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। घपलेबाजी और ये पूरा नेटवर्क जो है उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि अगर रेफरल स्लिप पर IGIMS, PMCH या DMCH लिखा है तो एम्बुलेंस का रूट कौन और क्यों बदलता है और कैसे बदल लेता है? महोदय, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। महोदय, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये कोसी प्रक्षेत्र है, ये बीमारियों के कारखाना वाला इलाका है। कुशात्राजी, बाढ़ पीड़ितों का इलाका है। हमारा जो सदर अस्पताल है, आवाज आ रही है? तो बहुत जल्द एम्स आ रहा है। हाँ, वो अभी कम से कम सरकारी मेडिकल कॉलेज जा रहा है। हाँ, वो सब आ गया है, आने वाला नहीं, आ गया है। अभी क्या है महोदय कि प्रवीण सर मैं बताऊं आपको, सहरसा में 2 मेडिकल कॉलेज है। अगर आप वहां की ओपीडी रजिस्टर चेक करेंगे, लगभग 1500 ओपीडी दोनों मेडिकल कॉलेज में डेली होता है, और लगभग 20 ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन वहां होते हैं आयुष्मान के तहत। पहले से बहुत सुधार हुआ है, इसको आप मानिए। सवाल ये नहीं है क्या हो रहा है, सवाल ये नहीं हो रहा है, सवाल ये नहीं है क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं तो सवाल का पहले जवाब दीजिए प्रवीण जी कि अगर काफी ध्यान दे रही है। नहीं, हमारी बात को भी सुना जाए ना। हम भी सरकारें के अंग हैं, हम बाहर के लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कोसी विकास संघर्ष मोर्चा सहरसा में कोसी प्रक्षेत्र में चलाते हैं। ज्यादातर हम लोग की अभी जो लड़ाई चल रही है, पूरे इलाका बीमारियों से भरा पड़ा है। ये बीमारियों के कारखाना वाला इलाका है। यहाँ एको को रिसर्च सेंटर नहीं है सरकारी नाम पर। आज देखिए एम्स की बात है तो एम्स आज दरभंगा में भी नहीं बना, सहरसा में भी नहीं बना। 10 साल हो गया है और नदी में जो है बांध दिया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सदर अस्पताल जो है वो मेरा रिसर्च सेंटर नहीं है, वो अस्पताल है। वहां बैंडेज पट्टी हो गया, पेट खराब है तो उसका सलाइन सेट चढ़ा दिया। वहां कोई गंभीर बीमारी या थोड़ा सा भी अगर बीमार लोग पड़ जाता है तो वहां से रेफर हो जाता है। ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में जाने के बाद ठीक हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से जब हम लोग मिलते हैं ना, उनको कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप प्राइवेट में क्यों ले जाते हैं पेशेंट को? यहाँ जो है प्राइवेट में आप ही के, आप सरकारी में है, प्राइवेट में पेशेंट जा रहा है आप ही के यहाँ। तो जानते हैं उसमें बात क्या छन के निकला, फिल्टर होकर के बात क्या निकली? बात का ये था कि हम लोग को 6-6 महीना पर तनख्वाह मिलती है, साल भर पर हमको तनख्वाह मिलती है। बीमारी पकड़ना है तो सबका एक्सरे कीजिए, तब पता चलेगा। एक कर्मचारी जैसे एम्बुलेंस के कर्मचारी है, उसको 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिला है। बीमारी वहां भी है, वहां भी सलाइन लगाइए आप। डॉक्टर को अगर नियमित रूप से तनख्वाह मिले, पर मंथ तनख्वाह मिले, तो ये लोग भी जो है काम बढ़िया से करेंगे। यहाँ क्या है, हम धन्यवाद देते हैं विधायक जी को, हम धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी को कि सदर अस्पताल में हम लोग जब जाते हैं कभी देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, किसी पेशेंट को देखने के लिए, अगर उस समय किसी विधायक जी से हमारी अगर मुलाकात हो जाती है तो हम विधायक जी से पूछते कहाँ आए थे? एगो मेरा पेशेंट था, उसको देखने आए थे। वो प्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो अपने पेशेंट जो जानने वाले हैं उनको देख करके चले जाते हैं। लेकिन आईपी गुप्ता जी में इतना जरूर था कि उन्होंने निरीक्षण किया और अस्पताल के साथ बैठक की। कौन ऐसा विधायक है जो आज जाकर के अस्पताल में बैठक करे? प्रवीण जी मैं समझ गया, आईपी गुप्ता बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर लुत्फुल्लाह के पास कम से कम अस्पताल की सुधि तो ले रहे हैं, अस्पताल की सुधि तो ले रहे हैं वो। आप बताइए प्रवीण जी, हो गया, मैं आऊंगा आपके पास, हो गया, होल्ड ऑन।
डॉक्टर देखिए, फुल, आप सब बताइए कि अब तक स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लिया है, या इस तरह की जो शिकायतें आती हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ मैं भी, कि सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत गंभीर हैं और ये सीधे गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो मैनेज कर लेते हैं। इसलिए इस विषय पर आज चर्चा हो रही है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार काम कर ही नहीं रही। और ये पहली बार आईपी गुप्ता ने ये मसला उठाया तो ये मसला बड़ा हो गया, या ये मसला अब सामने आया, पहले भी रहा है, लेकिन क्योंकि अभी नए विधायक हैं, तुरंत चुनकर आए हैं, अस्पताल में जाते हैं, वहां पर इस तरह का विषय उठाते हैं, तो इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। और सहरसा से विधायक है। डॉक्टर फुल, आप बताइए कि सरकार जो है वो कितना गंभीरता से इस मामले को लेने जा रही है, और आप सहरसा नाउ के पैनल पर बैठे हैं, आप बताइए, यहाँ से हमें बताइए, आश्वासन दीजिए, आप दे सकते हैं आश्वासन कि इसके बाद आप क्या कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं, या क्या इसके लिए कोई अनुशंसा आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो साक्ष्य किसी के पास नहीं है, सब लोग अपनी इंडिपेंडेंट है, भारत में सबको बोलने का अपना अधिकार है, तो सभी अपना-अपना दे रहे हैं अपना स्टेटमेंट। लेकिन हमारी सरकार जो है कृत संकल्पित है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अब थोड़ी बहुत जहाँ कमियाँ हैं, उस पर हम लोग गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, उसको भी बेहतर किया जाएगा। और रही बात रैकेट की, तो रैकेट में अगर जो लोग संलिप्त हैं, उसका साक्ष्य मिलता है, निश्चित तौर पर उसे उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अब रही बात ओपीडी में, आप जाइए देखिए, ओपीडी में कितना रोज मरीज आ रहा है, और सभी को बेहतर समुचित जो है उपचार दिया जा रहा है, बेहतर इलाज हो रहा है। अब थोड़ा बहुत जो कमियाँ हैं, उसको बेहतर किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो कमियां हैं उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं अभिषेक। अभिषेक, आप ये बताइए, क्या विधायक द्वारा सीधे अस्पताल जाकर इस तरीके से चेतावनी देना इस बात का संकेत नहीं कि सिस्टम ने काम करना क्या छोड़ दिया है बिल्कुल? क्या विधायक इस तरीके से अस्पताल में जाकर, कुछ लोग इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो धमकी देने वाली भाषा है, क्या उनकी भाषा पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जायज है? देखिए, विधायक जी को सहरसा की जनता ने चुना है, उनका अधिकार है वो कहीं भी जाएँ और जो भी त्रुटि है उसको सामने लाएँ। लेकिन बिना साक्ष्य का उनको नहीं बोलना चाहिए, मेरा पहला बात ये है। और सरकार बहुत गंभीर है, एक-एक मुद्दे पे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कृषि हो या कोई भी मुद्दा हो। आप विधानसभा में इस सवाल को उठाइए, मीडिया में आकर के इस बातों को मत रखिए। आप जाइए सरकार की विधानसभा में इस बात को उठाइए, साक्ष्य के साथ उठाइए, सरकार पूरी तरीके से इस पे कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, जो भी रैकेट होगा, उसको सामने लाइए और उसको एकदम, उन्होंने कहा है कि उसको जेल भेजने का काम करेंगे, एकदम जेल भेजिए। सरकार और पूरा सिस्टम उनके साथ रहेगा, हम लोग साथ रहेंगे और जो सरकार काम कर रही है उसको भी बताइए ना। सिर्फ सरकार की आप आलोचना करने में काम व्यर्थ करेंगे, तो ये काम नहीं चलेगा ना। अभिषेक, इसी में मैं एक सवाल जोड़ दूं, अभिषेक आप ही के लिए मैं, अभिषेक इसी में आपके लिए मैं एक सवाल जोड़ दूं। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर विधानसभा तक लड़ाई ले जाएंगे, जो आप बात कह रहे थे अभी, तो क्या सरकार अब इस चुनौती को स्वीकार करेगी? एकदम चुनौती को स्वीकार करेगी और जो भी व्यक्ति, जो भी रैकेट सामने आएगा, उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। देखिए, इसमें है क्या श्रीमान? इसमें श्रीमान है क्या? मैंने एक उदाहरण आपको ये जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, प्रेम जी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी कि आप उनकी जांच करें। लगभग सभी शहर में आपको उसी सरकारी डॉक्टर के दूसरे क्लिनिक मिल जाएंगे जहां पर वो अपना समय देते हैं। इस बात के मेरे पास प्रमाण भी है, अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद प्रमाण दूंगी ताकि सब प्रमाण को संलग्न कर सके। दूसरी बात, एक पंचायत में एक प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, तकरीबन एक पंचायत की आबादी 10,000 से लेकर 15,000 तक होती है, कोई बड़ी पंचायत होती है, कोई छोटी पंचायत होती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर वहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या एक एमबीबीएस, 1 मिनट, 10 से 15,000 में 10% लोग, 10% लोग बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, 10 से 15% लोग। अगर 10 से 15,000 आबादी है तो 1,000 से 1,500 लोग पर डे बीमारियों के से जूझ रहे हैं, जो चेकअप करवाने जाते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर एक दिन में 100 से 150 लोगों की जांच सही पूर्वक कर सकता है? जवाब है नहीं।
जिस वजह से ऐसे रैकेट को चलाने में मेडिकल ठीक है, आसानी ठीक है, मिलती नियुक्ति हो है रही है, और इस तरह के 338 लोग अपने रैकेट चलाने में सक्षम हो पाते हैं। मथुरेश को बोलना होगा मुझे थोड़ी देर के लिए मेरा मथुरेश को ये बोलना कहना होगा। है, मथुरेश, ये जो चर्चा हो रही है, ये जो बहस भी हो रही है, चर्चा जो कह लीजिए आप, क्या इसको ऐसा माना जाए, क्या एम्बुलेंस और रेफरल सिस्टम की जो निगरानी है जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है? क्या जानबूझकर ढील दी मैं जाती है? कहना चाहूंगी प्रेम सर, मैं मैं ये कहना कहना चाह रहा चाहूंगी हूँ कि अगर सवाल विधायक उठे जी को हैं तो पूरा उस पर अधिकार जांच है, किए जाए, इस बात विधायक जी पर को पूरा जांच किए अधिकार जाए, है, गंभीर वो एक समस्या है। कमेटी बना दे सरकार को इस बात ये बोलकर बच मनोरंजन जाना साहब, कि ऐसा नहीं है और साक्ष्य नहीं है, ये गलत होगा। एक ही आप इसकी है। जांच करवाएं पहले, ये जहां बोलकर जहां बच चुनाव जाना है, कि साक्ष्य नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो विधायक जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले पूरे सहरसा में जाकर एक एक गली में घूमे हैं, उन्होंने लोगों से समस्याओं पर बात की है, तब जाकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। ऐसे ही उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया है, और अगर उन्होंने उठाया है तो सरकार को ये चाहिए। खुशबू जी, ठीक है, मुझे संक्षेप में मथुरेश से एक रिएक्शन लेने दीजिए। जो मैं सवाल कर रहा था कि एम्बुलेंस और रेफरल सिस्टम की जो निगरानी होनी चाहिए जिस तरीके से वो नहीं होती है, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर डील दी जाती है, इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, इसमें किस तरीके से आप ढिलाई देख रहे हैं? इसमें देखिए प्रेम सर, अगर अल्टीमेटली देखें तो जो सरकारी अस्पताल में ज्यादातर जो लोग इलाज कराने जाते हैं वो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। अगर उनको सही इलाज वहां पर मिलता है और सही दिशा मिलती है तो इसके बाद वो कहीं और नहीं जाएंगे। अगर इस तरह की अगर कोई घटनाएं होती है और विधायक जी का है जो वो सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद यह आरोप लगा रहे हैं, तो इसके बाद जो है तुरंत इस पर जो है एक जांच होनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था पर रोक कर लगाने के लिए प्रशासन को भी आगे आनी चाहिए। ठीक है, वक्त की कमी है डॉक्टर, एक मिनट हम कहना चाहेंगे। वक्त की कमी है, मैं आ रहा हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, वक्त की कमी है, लेकिन एक एक करके मैं आऊंगा, आप लोगों के पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर लुत्फुल्लाह, आप बताइए, अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर जांच बैठती है इस पूरे मामले पर तो क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या बड़े नाम भी सामने आएंगे? देखिए, हमारी सरकार में क्राइम से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो अगर साक्ष्य के साथ प्रमाण मिलेगा ऐसे लोगों को कथित तौर पर जेल घुसाया जाएगा और हम लोग फंसाते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। स्थिति की अगर सदर अस्पताल की स्थिति में कुछ कमियां हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा और जरूर उसको उस व्यवस्था को सुदृढ़ कराऊंगा, बेहतर कराऊंगा। ठीक है, समय की कमी है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण आनंद जी हमारे साथ है। आखिरी सवाल आपसे, क्या प्रवीण जी, आखिरी सवाल आपसे, बाकी मैं आ रहा हूं अभिषेक, आपके पास भी आऊंगा मैं अंतिम रिएक्शन लेने के लिए। प्रवीण जी बताइए मुझे, क्या आईपी गुप्ता ने उस सिस्टम को चुनौती दी है जिसे अब तक कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया? क्या आप ऐसा मानते हैं? एकदम। इसमें है क्या कि हमारे जो निर्वाचित विधायक जी हैं, इनके बोलने का स्टाइल थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है कि सहरसा जो है वो कमजोर जिला कैसे घोषित हुआ? विधायक कमजोर, जनप्रतिनिधि कमजोर, तो जिला कमजोर। आज अगर हमारे माननीय लोग मजबूत रहते तो एम्स सहरसा छोड़ के दरभंगा नहीं जाता, ना दरभंगा बना ना सहरसा बना। आज अगर विधायक जी हॉस्पिटल गए, सदर अस्पताल गए, विधायक से मांग कीजिए उसके लिए। हमारी बात सुना जाए, अगर माननीय विधायक जी सहरसा सदर अस्पताल गए तो चारों भी, पहले मेरी बात सुनिए ना, दरभंगा बना कहाँ हो, 50 साल लगेगा, अभी 100 साल लगेगा दरभंगा में, दरभंगा में 100 साल लगेगा, अभी नदी भरेगा तबे ना। हमारी बात ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको की मांग, हमारा ये कहना है कि सहरसा में उनको मांग करना चाहिए। सहरसा में 4 विधायक हैं और चारों विधायक जी अगर 15 दिन पर एक बार अगर सदर अस्पताल का निरीक्षण करे तो सब बीमारी का जो है पता भी चल जाएगा और सब बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। ये एकदम सही बात है कि सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ के व्यवस्था को ठीक करने के लिए यहाँ के जो माननीय 4 गो विधायक जी है, ये अगर 15 दिन पर अगर अस्पताल का निरीक्षण करे तो सब बीमारी पकड़ा भी जाएगा और सब बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। बीमारी यहाँ है, झूठ मूठ का जो है, हम लोग क्या बाहरी लोग हैं, हम सरकार के लोग नहीं हैं। जो गलती जो कमी है उस कमी को कौन देखेगा? सहरसा से बाहर का लोग,
सहरसा के लोग देखेंगे। आज आप देख लीजिए कि खास करके सदर अस्पताल में जो विधायक जी गए और जो वहां चर्चा किए, ठीक है। उसी चर्चा का परिणाम है कि आज स्टूडियो में इसकी चर्चा हो रही है। निश्चित ठीक तौर है, पर है कि सभी हम लोग समझ में नहीं है। आशावादी लोग हैं, अभिषेक जी, हम लोग एकदम अभिषेक जी, अंतिम रिएक्शन दीजिए इस पूरे मामले को। आप कैसे अब देखते हैं और आगे अब इसमें क्या होना चाहिए? आपकी कोशिश इसमें क्या होगी? क्योंकि आप सहरसा में रहते हैं, बाकी तो ठीक है बिहार की हम बात करते हैं, लेकिन सहरसा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे ठीक करने की आप लोग सोच रहे हैं जो सरकार में है, क्योंकि आपके पास पावर भी है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो थोड़ा सा आप संभल दीजिए और बताइए संक्षेप में, समय बहुत कम है मेरे पास। सरकार, मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि सरकार बहुत गंभीर है। सहरसा की जनता ने माननीय विधायक को विधायक बनाया है, पावर दिया है। वो एक कमेटी बना ले, जिला स्तरीय कमेटी बनाए, डीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाए, और जो भी ये ऐसा मुद्दा, प्रवीण भैया ने ठीक बोला कि आप 15 दिन में हाँ, चारों मॉनिटरिंग विधायक कीजिए। जी, ऐसा चारों नहीं कि विधायक आज आया जी, सांसद जी, सब बजे सदर नहीं, नहीं, अस्पताल में। तभी किसी तो को मतलब ही नहीं है सदर अस्पताल से, नहीं, सभी जो मन होता है वो करता है। एकदम। आप और अगर माननीय विधायक जी वहां को अगर नहीं, अगर तीनों को छोड़ दीजिए, अगर माननीय विधायक काफी गंभीर हैं तो उनसे मैं भी अनुरोध करता हूं कि हर 15 दिन पे वो मॉनिटरिंग करे और हर 15 दिन पे वो सदर अस्पताल का निरीक्षण जरूर करे, और जो भी त्रुटियां हैं उसको सरकार के पटल पे, उसको मीडिया में नहीं, सरकार के पटल पे जाके विधानसभा में साक्ष्य के साथ उठाए। और जो सरकार है इस पे अगर गंभीरता से नहीं करेगी, हम लोग सहरसा बीजेपी में अलग, मैं सत्ता में हूं, सत्ताधारी पार्टी के साथ वो अलग बात हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सहरसा का वासी हूँ, सहरसा का रहने वाला हूँ। मैं सहरसा के लिए लड़ूंगा, उनके साथ ठीक खड़ा है, हो जाऊंगा। पहले मैं सहरसा ठीक का नागरिक हूँ। ठीक है। लेकिन अभिषेक आप से काम मीडिया चलेगा। में मीडिया में बातों को उठाने का एकमात्र मतलब ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता है आ कि रहा हूं मैं, लाइमलाइट में आना, कुछ इसका आ रहा हूं मतलब आपके ये पास। भी नहीं, यही तो वो करते हैं, बिल्कुल भी आ यही रहा तो हूं वो आपके करते पास। हैं, बोलना नहीं चाह रहा उस बारे में। इसका मतलब ये यही तो भी वो होता करते है हैं, लोगों को यही काम जागरूक उन्होंने करना। सिकंदरा में किया था। बहुत वो काम जो यहाँ आज कर रहे तक हैं। नहीं हो पाया, अब वो सिकंदरा मौका में गेट फेंक दिया, सिकंदरा ये बना रहे थे। समस्याएं पूरे बिहार से निकल कर सामने आएंगी और हर लोग हिम्मत करेंगे सरकार के खिलाफ आवाज ठीक उठाने है, की और इस बड़ी लड़िए, गंभीर हम लोग समस्या सब पर बात साथ में रखने हैं। की। समय जो विधायक जी ने समय कहा, समय हो अभिषेक चला जी है। साक्ष्य मांगते थे, मैं फिर दोहराऊंगी। 6 महीने पहले की बिल्कुल जी। घटना है, मुजफ्फरपुर की नाबालिग रेप मैं पीड़िता 6 महीने बच्ची वाला हो घटना। गया। मैं एक 6 महीने अहम बाद फिर से उदाहरण वीडियो है, मांगूंगा, और पीएम विधायक जी के क्या गेट पर कार्रवाई की बच्ची है, की मौत हो विधायक जी ने गई क्या और किया, किसे विधायक जी बर्खास्त से किया मुद्दा गया उठा था। के मैं नहीं, हो गया। प्रमाण मैं 6 देना महीने हो बाद चाहूंगी, गया। फिर से बर्खास्त बैठाऊंगा किया आपके गया साथ, था और मैं प्रभारी देखूंगा कि उपाध्यक्ष विधायक जी डॉक्टर ने हो अभिजीत गया। जी इसको को। पब्लिसिटी हो स्टंट गया। बनाएगा, प्रभारी इसमें कुछ उपाध्यक्ष कार्रवाई को की है। हटाया गया था, समय हो गया। उपाध्यक्ष को हटाया गया था, छोटे समय मछली हो को गया। जाल में मैं फंसाया माफी गया के था। साथ वो जो रोक रहा हूँ मीम आप है लोगों उस पर को। बात ही नहीं की जाती है। खुशबू जी, माफी के साथ मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, वक्त हो गया। आईपी गुप्ता के आरोप, वक्त हो गया है, माफी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूँ। कंक्लूजन यही है कि आईपी गुप्ता के आरोप जो है वो साधारण नहीं है, वो सीधे उस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं जो सालों से गरीब मरीज जो है उसकी मजबूरी पर खड़ा रहा है। एक विधायक का अस्पताल के भीतर जाकर मेडिकल माफिया के खिलाफ खुलकर बोलना और जांच और कार्रवाई की बात करना, ये दिखाता है कि मामला सिर्फ बयान का नहीं, टकराव का भी है। अब फैसला सिस्टम को करना है, या तो आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए, या फिर यह मान लिया जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बिहार का मरीज अब बयान नहीं, नतीजा चाहता है। आप सभी लोग जुड़े, डॉक्टर लुत्फुल्ला प्रवक्ता जेडीयू, खुशबू राय आईपी प्रवक्ता, प्रवीण आनंद सामाजिक कार्यकर्ता, अभिषेक वर्धन बीएपी आईटी सेल के सब प्रभारी और हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश, आप सब लोग जुड़े चर्चा की इस पर। मुझे लगता है कुछ सार्थक रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, और कम से कम मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि सहरसा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें सुधार आए, वहां के जो गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो, चाहे वो सरकार काम करे या विधायक जी काम करे, कोई काम करे या सामाजिक कार्यकर्ता काम करे, हम करे, आप करे, लोगों के साथ दिक्कत नहीं हो। विषय बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए और वैसे ही चर्चा करनी चाहिए और वैसे ही उम्मीद करनी चाहिए। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।